हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल। तो 15वीं शताब्दी में चर्च का वर्चस्व क्षीण होने लगा था। क्षीण होने मतलब कि अब चर्च की मान्यता थोड़ा कमजोर होने, मान्यता नहीं कहोगे, उसका प्रभुत्व मतलब उसका प्रभाव इम्पैक्ट जो है वो कम होने लगा था। अरब में सुरक्षित प्राचीन काल के जो यूनानी रोमन चिंतक थे, यानी ग्रीक और रोमन थॉट थे, उन लोगों का ध्यान पुनः उनकी कृतियों पर नए सिरे से अध्ययन होने लगा। मतलब अब इसको आप सोचो कहाँ से रेफरेंस है। जो अंधयुग यानी डार्क एज वाली वीडियो आपने देखा है ना, 400 से 1400 वाली, तो अब ये 15वीं शताब्दी के बाद की बात है कि अब धीरे धीरे जो धार्मिक, आप देखिए ना कि धार्मिक अंधकार एक हिसाब से फैला हुआ था। सारे वैज्ञानिक रिसर्चेस को उठा के सब किनारे पटक दिया गया और कहा गया नहीं नहीं, जो बाइबल कह रही है वही सही है, जो ओल्ड टेस्टामेंट कह रहा है वही सही है। अगर वो बाइबल कह रही है कि पृथ्वी चपटी है तो चपटी ही है, हम गोल कैसे मान लेंगे, ये सब। तो लेकिन अब फिर से लोगों के अंदर वैज्ञानिक जो है आने लगा, चेतना आने लगी, और इसीलिए पुनः आने लगी ना, इसीलिए इसका नाम पुनर्जागरण रीनेंसा है। री माने पुनः। तो इसीलिए 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। अब इसमें क्या हुआ, ज्ञान विज्ञान की अपूर्व पिपासा माने प्यास, थर्स्ट, ठीक है, फिर से बढ़ने लगी और लोग जो है प्राकृतिक तत्वों की प्रक्रिया समझने का रुझान उनके अंदर आया और फिर नए नए खोज होने लगे। अब इसमें जो है मतलब पुनर्जागरण में क्या क्या हुआ, तो देखो, सामान्य वैज्ञानिक प्रगति, नए क्षेत्र की खोज, अन्वेषण यात्राएं मतलब नेविगेशन, और उपयुक्त दोनों माध्यमों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित भौगोलिक पुस्तकें लिखी और प्रकाशित करी गई। अब वैज्ञानिक प्रगति में देखो, ये नाम आप लोग सब पढ़े होंगे, लियोनार्डो दा विंसी का नाम पढ़े होंगे, इनकी पेंटिंग देखे होंगे। तो ये प्रमुख जीवाश्म विद्वान था। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की पृथ्वी समुद्रों के भीतर से उठे हैं। देखो, बढ़िया जानकारी है, ठीक है। इसके अलावा बताया कि नदियां अपनी घाटी का निर्माण करती हैं तथा कटाव द्वारा प्राप्त अवसाद यानी सेडिमेंट का परिवहन अन्यत्र निक्षेप यानी डिपोजिशन करती हैं। मतलब देखो, ये नदियों के अपरदन और फिर निक्षेप की बात कर रहे हैं, यानी इरोजन और डिपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनालिसा जो है वो इन्हीं की रचना तो है। फिर एक कॉपरनिकस, तो इन्होंने सूर्य केंद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कॉपरनिकस, ये ध्यान रखना कि किसने बताया था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी, वो मतलब अपने केंद्र में है, सौरमंडल के केंद्र में है। फिर नाम आता है तेलेशियो का नाम आता है। इन्होंने इंडक्टिव मेथड पर आधारित अध्ययन पर बल दिया। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरीके के मेथड होते हैं, जो कि आप उधर देखो, अरस्तु और प्लेटो दोनों ने, एक का डिडक्टिव था, एक का इंडक्टिव था। फिर आते हैं फ्रांसिस बेकन, ये बहुत बड़े मतलब अंग्रेजी के जानकार भी हुए हैं, ये सब दार्शनिक तरीके के हैं। तो इन्होंने किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त रहकर, मतलब किसी भी तरीके की इन्होंने पहले से उन्हें प्रिजुडाइज नहीं पाली और प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा तथ्यों के विश्लेषण में व्याख्या और बल दिया। अब देखो, पूर्वाग्रह से मुक्त होने का क्या मतलब, पूर्वाग्रह से मुक्त होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अभी आप कोई अध्ययन करने जा रहे हो किसी चीज़, और आपके अंदर पहले पूर्वाग्रह है कि जो है नहीं, ये भगवान के साथ, भगवान की मान्यता है और हमको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, या आप पहले से मान रहे हो कि नहीं ये बहुत पवित्र, मान लो कोई दीवार है, हम इसको नहीं तोड़ सकते, तो अब पूर्वाग्रह में हो तो उतना आप निरपेक्ष अध्ययन नहीं कर पाओगे, ऐसे समझो। फिर गैलीलियो आते हैं, तो आपको पता है गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था, अभी प्रत्यक्ष अनुभव से इन्होंने जानकारी इकट्ठा करी। आगे देखते हैं, 13वीं शताब्दी के मध्य तक स्पेन, पुर्तगाल जो कि मुस्लिम शासकों के अधीन हो चुके थे उस टाइम तक, यहाँ पे मुस्लिमों का अंतिम केंद्र गुनाडा पर भी यूरोपवासियों का अधिकार हो गया। और आप ये जानो कि ये पुनर्जागरण काल की शुरुआत होता है, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो कुस्तुनतुनिया पे, ठीक है, जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो इसके बाद लोगों को नए रास्ते निकालने के लिए क्या है, अलग अलग यात्राएं करनी पड़ती हैं। फिर अन्वेषण यात्रा का प्रारंभ कहाँ से, पुर्तगाल से होता है। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें नेविगेटर कहा जाता है, 1415 में जिब्राल्टर संधि के दक्षिण मुस्लिम शिउटा पर अधिकार किया। अब इन्होंने 1418 में विश्व का प्रथम शोध संस्थान सारगेस में स्थापित किया। इसका उद्देश्य क्या था, पुर्तगाल के नाविकों की नौकायन की नई विधियां बनाना। अब 1486 में देखो, वार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज की। केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका में है। 1492 को कोलंबस ने जो है अमेरिका पे पहुंचा, ठीक है, और तो ये कोलंबस का है। फिर अमेरिका का नाम कैसे पड़ा इसमें बताया गया है, उसका नाम अमेरिको वेस्पुक्की के नेम पे पड़ा है। ये सब जीएस के भी क्वेश्चन हैं, तो जाने रहना। वास्को डी गामा आपको पता ही है कि 1498 में जो है वो भारत आया था, ठीक है। इसके बाद में और भी बहुत सारे हुए, जिसमें आपका इब्न बतूता, जो कि आप नाम सुन ही चुके हो, इब्न बतूता जैसे भारत आया था उसका पढ़े ही हो अरब वालों में, ठीक है। और इसमें यह है कि जो ये भौगोलिक यात्राएं हो रही थी, इनके ये उद्देश्य क्या थे, ठीक
ठीक है। ईसाई धर्म का प्रचार था और बहुमूल्य धातुएं मसालों के स्रोतों तक पहुंचने की छटपटाहट थी। ठीक है। अब जो है इसके आगे आते हैं, ये देखो ये एक मैप दिया हुआ है कि किसकी कौन सी यात्राएं हैं। ठीक है, आप ये मैप जो है देख सकते हो। और ठीक है, यहाँ पे देखो ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया को बना करके इधर यूरेशिया बना हुआ है, फिर अफ्रीका है। ठीक है, और ये सबकी यात्राएं हैं। देखो यहाँ पे ये इंडेक्स बनाया गया है पूरा, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ से, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करोगे, मैं आपको बता दूंगा नोट कैसे आपको मिलेंगी। फिर मैगलन, मैगलन आपको पता होगा कि ये ऐसा नाविक है जिसने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था और इसी ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है, मतलब अपनी यात्रा के द्वारा बताया था। इसने बताया हमारे 2 निकटतम मंदाकिनियों का नाम बृहद मैगलेनिक और लघु मैगलेनिक बेरिक, इसका नाम मैगलन के नेम पे पड़ा है। मैगलन की पश्चिम से भारत पहुंचने की उत्कट इच्छा थी, मतलब वो चाहता था कि हम यूरोप से इधर भारत आए। ठीक है, और उसने कई बार पूर्वी द्वीप तक उसने यात्रा की। ठीक है, और ये मैंने पहुंचा ही दिया, बता ही दिया आपको किस तरीके से जो है मैगलन ने पूरी दुनिया की यात्रा करी थी। और उसने बताया था कि जो है देखो लिखा है, इस मैगलन जो है पहला अन्वेषक था जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। अब इसके अन्वेषण यात्रियों का प्रभाव क्या होता है, मतलब ये जो पूरे होते, तो टालमी ने कहा था कि हिंद महासागर एक बंद सागर है। ठीक है, टालमी एवं पूर्व विद्वानों द्वारा विश्व के प्रस्तुत स्वरूप में सुधार व कई भ्रांतियों व समस्याओं का समाधान हुआ। पृथ्वी के गोलाभ होने की बात से दुई भाई जब लोगों ने पूरा परिक्रमा कर ही डाला। देखो मैगलन ने, आप क्या जानते हो कि मैगलन पूरा ऐसे एक राउंड घूम के आया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। एक बार वो भारत की तरफ से निकला था और जिस जगह पहुंचा था, जब दूसरी बार वो अमेरिका वाली साइड पे निकला तो फिर वहीं पहुंच गया, यानी दोनों साइड से गया, पहुंचा एक ही जगह पे। इस तरीके से वो घुमा था, 2 बार गया था। पहली बार उसके जो है बोट पे अटैक हो गया था तो लौट गया था, लेकिन जहां से लौटा था दूसरे साइड से गया तो वहीं पे पहुंचा। अब यहाँ पे मानचित्रों का निर्माण कैसे होता है, तो ग्लोब को गोल दर्शाने का पहला श्रेय जो है वो न्यूरम वर्ग के मार्टिन बैहम को जाता है। आपने ये जीके में पढ़ा होगा कि ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया, तो मार्टिन बैहम ने बनाया, ध्यान रखना। ठीक है, और पहला मानचित्र इसमें अमेरिका को एक अलग महाद्वीप के रूप में दिखाया गया था, वो किसने बनाया था, मार्टिन वाल्डजी मूलर ने बनाया था। ठीक है, एपीएम द्वारा हृदयाकार मानचित्र 1570 में बनाया गया था। हृदयाकार वो अलग अलग प्रोजेक्शन पे इस तरीके से बनेंगे। 1569 में मर्केटर का विश्व मानचित्र जो था वो बहुत महत्वपूर्ण देन थी। ठीक है, अब यहाँ की इस टाइम की भौगोलिक कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अन्वेषण यात्राओं से संबंधित जो है, ठीक है, यहाँ पे वो कुछ पुस्तक हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहोगे, अगर ये पीडीएफ पढ़ना तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब विद्वानों के कुछ नाम है वो हमें देखने से। वारेनियस है, तो वारेनियस जापान के इतिहास एवं भूगोल पर इसकी पुस्तक 1649 में आती है और 1650 में पुस्तक आती है जियोग्राफिका जनरलिस। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, खूब पूछे जाती है कि जियोग्राफिका जनरलिस किसने लिखी है, तो वारेनियस ने लिखी है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम सामान्य भूगोल, गणितीय भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, क्षेत्र विवरण का सम्यक समावेश था। वारेनियस ने मिश्रित गणित के जो है गणित के रूप में इसे परिभाषित किया था। इन्होंने कोपर्निकस सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है, कौन सा, सूर्य केंद्रीय वाला। इन्होंने भूगोल को 2 प्रमुख खंडों में बांटा, समग्र अथवा सामान्य भूगोल और विशेषतः क्रमबद्ध भूगोल। भूगोल में जो द्वैतवाद है, डुअलिज्म है, वो यहीं शुरू होता है। वारेनियस का टाइम पीरियड है वो, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट्स में है, अभी आगे मिल भी जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद में आधुनिक भूगोल के आधार जो है इसको हम लोग स्किप करते हैं। पुनर्जागरण के हम लोगों को चीज़ें और पढ़नी है तो हम लोग देखेंगे, उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, यहाँ से नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या कैसे भी, हम आपको आगे विवरण दे देंगे। ठीक है, आगे आते हैं और आगे आते हैं। कुछ यहाँ पे नाम है जिनको आप पहले, जैसे कास्ते द बफन है, हिस्टोरिया नेचुरली इनकी बुक है। कास्ते द बफन का नाम आप सुने होंगे कि कास्ते द बफन ने पहली परिकल्पना दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो है जो पृथ्वी का निर्माण है या सौरमंडल का निर्माण है वो कैसे हुआ था, कि कोई एक दूर का तारा आकर सूरज से टकरा गया था। ये बात ही कास्ते द बफन की कही गई बात है। ठीक है, और नाम है बुइशिंग वगैरह। विशुद्ध भूगोल संप्रदाय इसके बाद आता है। इन सब में जो है हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब पुनर्जागरण काल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे कुछ भूगोलवेत्ताओं के बारे में आते हैं। तो एक है क्लूवेरियस, 16वीं शताब्दी का महान जर्मन भूगोलवेत्ता। वैसे जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में भी हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब अलग से जर्मन स्कूल पढ़ेंगे। इनकी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। ठीक है,
और ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात फिर इनका एक और किताब है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ जर्मन्स। अगला नाम है वॉरेनियस, बहुत प्रसिद्ध नाम है, अभी हम लोग इसके पहले भी वॉरेनियस को देख चुके हैं। किताब का नाम ज्योग्राफिया जनरलिस देख चुके हैं ना। और भी किताबें, रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जापान एंड थाईलैंड, रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान, ये सभी किताब के नाम हैं, ठीक है। और 2 भागों में किताब जो है ये ज्योग्राफिया जनरलिस वो डिवाइडेड है। सामान्य भूगोल जो कि वास्तव में विश्व का भूगोल है, जो कि क्रमबद्ध है, और फिर विशिष्ट भूगोल जो कि क्षेत्र विवरण है, यानी प्रादेशिक भूगोल है, ठीक है, जो मानवीय पहलुओं से संबंधित है। वरेनियस प्रथम विद्वान था जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की आधारशिला रखी। मतलब अगर भूगोल में आप कहोगे कि डुअलिज्म कहाँ से आता है, द्वैतवाद कहाँ से आता है, तो वरेनियस है उसमें। इसने यह भी विचार प्रस्तुत किया कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं वरन अयन रेखाओं के बीच मरुस्थलों में पाए। अयन माने जो है जो ट्रॉपिकल लाइन है, कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय रेखाएं। वरेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, तो कौन है? वरेनियस है। वरेनियस ने भूगोल को 3 भागों में बांटा है। एक है निरपेक्ष अथवा सार्वभौम यानी एब्सोल्यूट, दूसरा है सापेक्षिक यानी रिलेटिव, और तीसरा है तुलनात्मक यानी कंपेरेटिव, ठीक है। 3 भागों में बांटा है। फिर नाम बड़ा नाम आता है इमैनुअल कांट का, जर्मन वैज्ञानिक एवं दार्शनिक था। कांट ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित किया तथा इसे एक वैज्ञानिक तथा स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठापित किया है, ठीक है। इससे पहले क्या था? इससे पहले भूगोल उपयोगी आंकड़ों एवं सूचनाओं का स्रोत मात्र था। कांट के अनुसार भूगोल जो है प्रकृति का सामान्य ज्ञान है जिसमें इतिहास तथा अन्य सभी प्रकार के भूगोलों का समावेश है। और कांट ने भूगोल के 6 वेद बताए हैं। देखो, भूगोल की शाखाएं लिखनी हो तो आप कांट का सहारा ले सकते हो। भूगोल और गणित से संबंध, इतिहास से संबंध ये सब बताना हो तो आप इनका सहारा ले सकते हो। कौन कौन से भाग बताए थे? प्राकृतिक भूगोल था, भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल जिसमें मानवीय समाजों का वर्णन है, व्यापारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और धार्मिक भूगोल। कांट के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक विशुद्ध तथा तर्क द्वारा और दूसरा होता है इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव द्वारा, ठीक है। तो ये इनके बारे में बातें हैं। और इसके बाद में इनकी जो किताबें हैं वो 2 हैं। एक है कौन सा? सिफिक ऑफ द प्योर रीजन यानी शुद्ध तर्क की समीक्षा, और एक है आपका फिजिक्स जियोग्राफिया मतलब भौतिक भूगोल, ठीक है। अब ये उनके यहाँ की लैंग्वेज है इसलिए इस तरीके से है, जो कि जैसा कि आप जान ही रहे हो कि ये जर्मन भूगोल वेत्ता है, ठीक है। अब इनकी भौतिक भूगोल नामक पुस्तक में मानव भूगोल के पार्थिव एकता के सिद्धांत का स्पष्ट आभास मिलता है। पार्थिव एकता का सिद्धांत 3rd ईयर में भी है और 1st ईयर में भी आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये इसमें ये कांट की विचारधारा यहाँ से है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर अभिनव भूगोल का जो विकास है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। धन्यवाद।